नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जो आज ये आरपीएससी से मुखातिब हो गया है। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर में आज इनका इंटरव्यू था और जो लोग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें इंटरव्यू का प्रोसेस से गुजरना होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, बहुत सारे लोगों के मन में विचार हैं कि सर आगामी वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा। डेफिनेटली रहेगा। और कुल लेक्चर है, ठीक है, और आरएस है। ये ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनमें पर्सनलिटी डेवलपमेंट टेस्ट से गुजरना होता है, इंटरव्यू से गुजरना होता है। तो आज आपको पता है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं यह विचार रहता है कि इंटरव्यू कैसा रहता होगा, इंटरव्यू बोर्ड के बाहर जो बैठने का, ठीक है, उस समय क्या माहौल रहता होगा, अंदर मन में क्या विचार चल रहे होते होंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है पूरा, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कितने समय पहले हो जाता है, फिर इंटरव्यू बोर्ड जिसके बाहर आपको इंतजार करने का जो मूवमेंट रहता है आपका, वो कैसा रहता होगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू रूम के अंदर, ठीक है, बोर्ड आपसे कैसे बिहेव करता है, यानी कितना कोऑपरेटिव नेचर का होता है या नहीं होता है। और जो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी करते हैं कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसकी भाई, इसकी भतीजी, इसका ये, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। आज अपन आशु जी चौधरी मेरे साथ हैं। आशु जी चौधरी जो आज ही आरपीएससी का सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू देके आए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, इन्होंने एक कैप्सूल निकाला था, ठीक है, पुलिस पे, ठीक है, पुलिस के बारे में उस समय लगभग लगभग किसी के पास इतना ऑथेंटिक, यूं कह सकते हैं कि ऑथेंटिक मटेरियल किसी के पास नहीं था, कंटेंट नहीं था। तो इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर एक ऑथेंटिक कंटेंट भी निकाला था, ठीक है, वो भी अब आपसे रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, आशु जी से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। आशु जी, ये बताइएगा सबसे पहले, आज आपको बधाई कि आपका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था और जैसी उम्मीद थी वैसा ही आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। और ये भावी सब इंस्पेक्टर हैं जो आरपीए में मिलेंगे, यदि और कोई साथी मुझे सुन रहे हैं तो आज आशु जी से जानेंगे, ठीक है, कि मुझे आशु जी सबसे पहले ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों के मन में विचार होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट जब जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो साइकोलॉजिस्ट ये चेक करता है कि आप जिस रूट से आए हो वहां कुछ लिखा हुआ तो नहीं था, ठीक है, या कितनी सीढ़ियां थी, ठीक है, तो या घर से आप ट्रेवल करके आए तो उस दौरान, ठीक है, आपको बीच में कुछ पूछा जाता है, ठीक है, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे को इनवाइट किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूछा जाता है कि आप कौन सी सीढ़ियों से आए, कहाँ से आए, किस यात्रा से आए, बस से आए, ट्रेन से आए, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराने हो गए। अब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि मेरे भी मन में था कि कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाए, लेकिन मैंने भी ध्यान रखा। जैसे मैं जयपुर से आया तो मैंने देखा कि टिकट कितने का है। जैसे उसमें लिखा था 145, मैं भी याद करके आया था। मतलब ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि अपन जिस शेड्यूल से आए वहां कोई स्लोगन तो नहीं लिखा है विवेकानंद जी का या महात्मा गांधी, कोई कोटेशन नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर अपन जब एंट्री करी तो बाहर कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ जो हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड वाले हमसे पूछ ले, ठीक है। जैसे आपने कहा कि बस का टिकट मैंने देखा था कि वास्तव में उसमें कितना टिकट था, क्योंकि अपन हो सकता है कि अपन वो पूछ ले कि बस से आए हो तो उसका टिकट कितना था, तो अपन उनको ऐसा नहीं कि गुमराह कर सकते हैं या ऐसा कुछ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने से बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं। चलिए, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जो आगामी, हाँ, अवेयरनेस होनी जरूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। कोई कोटेशन हो आरपीएससी के अंदर करते वक्त, एंटर करते वक्त बाहर धारा 144 लगी हुई है, ठीक है, तो ऐसा कुछ यदि लगा हुआ है, ठीक है, या अंदर कोई कोटेशन लगा हुआ है, आप सीढ़ियों से गुजर रहे हो, ठीक है, तो मैं भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ी अवेयरनेस, ये नहीं वो आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है। अब जैसे आरपीएससी में आज आपका इंटरव्यू था, तो आप कितने बजे पहुंच गए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगा, कितना इंतजार करना पड़ता अभ्यर्थी को, और उस समय आप इंतजार करते हैं तो क्या मन में विचार चल रहे होते हैं? बिल्कुल, जब सुबह एंट्री हुई, हाँ, अंदर बुलाया कि आइए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, तब यूँ मन में था कि कोई डॉक्यूमेंट पीछे तो नहीं रह गया। बार बार चेक कर रहा था कि यार ये डॉक्यूमेंट है, ये है। फिर अंदर हमको बुलाया, एक लाइब्रेरी में ले गए, वहाँ सबको बुलाया और नाम वाइज बुलाया। मेरे को लगा मैं पीछे जा रहा हूँ कि बाद में आए, लेकिन उन्होंने पहले ही नाम अनाउंसमेंट कर दिया कि जिनके नाम है, जैसे राहुल जी आप ये बैठो, वो नंबर वाइज खुद ही कर लेते हैं। मेरा नंबर आया 9वां। हाँ, मैं पीछे फालतू ही हो रहा था कि मेरा बाद में हो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर 9वां नंबर था तो डीवी करते करते भी काफ़ी टाइम लग रहा था।
वो सभी का चेक कर रहे थे, इसके भी कुछ कमी रह गई, इसके कमी है, इसके कमी है। अच्छा। मेरे को लगा अपने भी तो कोई कमी है ही, सबके हो रही है तो अपन कौन सा कोई अलग है, अलग तो थे ही नहीं। हाँ। तो फिर मेरे बारी आई तो मेरे को बोले 10 12 ग्रेजुएशन सब है। और मैंने कहा जो शपथ पत्र मैंने कहा पहले से बना के लेके आया हूँ। तो वो भी मैंने उनको दिया तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आप पहले कैंडिडेट हो जिसका कंप्लीट है, 10 में से 9वां बंदा है जो आप ही हो जिसके कंप्लीट है। तो फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट रहा, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आप एक वो पर्ची देते ना, इंटरव्यू में लेने आए तो वो एक पर्ची देते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे को वो पर्ची दे दो। हाँ। तो क्या क्यों, आपका वापस चेक करूँ क्या, कोई गलती है जो आपको निकाल के दूं? वो इसलिए दी जाती है कि आपकी कोई कमी पेशी है तो वो आपको इसलिए दी जाए, उसमें मेंशन किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है और आपको ये जमा करवाने हैं। तो मेरे को कुछ थी नहीं तो मेरे को नहीं दिया, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूँ कि मेरे को क्यों नहीं दी। तो मैंने उनके वेरीफाई किया था ये चीज। देखिए, इनके कमी इसलिए नहीं थी, ये ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट थे। इसका रीजन एक काफी अवेयर थे, ग्रुप में भी काफी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, काफी अवेयर भी है। या इनका इंटरव्यू होने से पहले भी हम आरपीएससी में एक बार आरपीएससी के बाहर मिले थे, ठीक है, जब ये इनके साथी का था, तो काफी अवेयर है, ठीक है। तो आप हम आपसे या हमारे जो दर्शक है वो और जिनका हो सकता है कि अगले चरण में इंटरव्यू हो, वो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को साथ ले जाना चाहिए, जो अक्सर गलती कर देते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से तो कंप्लीट जाते हैं, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अपन आपको तो बाई मिस्टेक भूल जाते हैं, तो वो बताओ ताकि और भी अभ्यर्थी वो साथ लेके जाएं। बिल्कुल, मैं सुबह जब गया तो मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था, तो मेरे को लगा एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं, इंटरव्यू देना है और एडमिट कार्ड नहीं है। उन्होंने एडमिट कार्ड पूछा ही नहीं, क्योंकि अच्छा। उनके पास तो ऑलरेडी नाम होता है। दूसरी बात, मेरे पास काफ़ी साथी थे, वो बोल रहे थे कि मेरे को फोटोकॉपी करवानी है। मैंने कहा क्यों, मेरे दोस्त तो जो देखा है वो तो बोले नहीं चाहिए, तो कि नहीं नहीं करवानी है। फिर मेरे को लगा मेरे पास तो है फोटोकॉपी ऑलरेडी, तो मैंने वैसे करवाई नहीं, लेकिन अंदर फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, उसका पहले जो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया तो उसकी फोटोकॉपी, पहले आपने नहीं जमा कराई तो उसकी फोटोकॉपी उसी चाहिए। की फोटोकॉपी, वरना फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं है। डेप में यदि दे दिया तो ओके, नहीं दिया तो ठीक। तो 10 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और उसके बाद डिग्री। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की अलग अलग मार्कशीट आपको ले जानी है, ये और नहीं जमा कराई है तो अब ले जानी है आपको। बिल्कुल, किसी के पास अब क्या है कि डिग्री लेट मिलती है, 2 साल 3 साल बाद मिलती है यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी लोग आए थे डिग्री, तो कि डिग्री तो सब लाए नहीं, क्यों नहीं लाए, तो कि वो तो मिली नहीं, तो वापस डिग्री जमा कराओ। तो आप डिग्री अवश्य लेके जाए, नहीं तो फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही है वो ओबीसी सर्टिफिकेट में। जैसे मेरे दो शपथ पत्र मेरे 2018 में था, फिर बना हुआ सीधा 2022 में, जब डेफ जमा करवाया था उन्होंने चेक किया कि वो 20/4/2022 का बना हुआ है। तो अभी मैं 1 साल कंप्लीट होना बाकी था, अभी तो 15 दिन बाकी है। तो उन्होंने कहा ये तो चल जाएगा, लेकिन आपने जब शपथ पत्र जो आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम का वो कहाँ है आपके पास सर्टिफिकेट ओबीसी वाला? मैंने कहा वो तो सर नहीं है। तो शपथ पत्र, मैंने कहा ये लो सर, अपन तो रेडी करके आए। मेरे को पता था कि शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो शपथ पत्र ले जाए, जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है शपथ पत्र ले जाए, और जो गवर्नमेंट जॉब में वो एनओसी जरूर ले जाए अपने डिपार्टमेंट की। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही थी वहां पे, जैसे हम 10 जने थे उसमें से करीब 4 जने थे जो गवर्नमेंट में थे, और उनके सबसे ज्यादा समस्या थी कि उन्होंने जब डेफ भरा था तब पटवार की बाद में ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद रीट की बाद में ज्वाइनिंग हुई, अभी वीडियो की हुई है। तो उन्होंने उसमें वो लिखा हुआ मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई मैंने मेरे पास जॉब है नहीं है। तो वो वहाँ आके करवा रहे, पूछ रहे आपके पास कोई जॉब है नहीं है। अब वो पहले तो उनको लगा कि हमने डेफ भरा, तब उसमें तो हमने डाला ही नहीं था, क्योंकि उसमें तो उस टाइम तो हमारे ज्वाइनिंग का मिली थी, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग मिली है। तो वो पूछ रहे, तो हम तो आज की तारीख का पूछ रहे हैं आप किसी सर्विस में हो या नहीं हो। तो अपन कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सर्विस में हूँ, तो फिर एनओसी का तो लेके ही नहीं आते। तो बिल्कुल आप यदि सर्विस में आज दिन तक आपके भले ही डेफ भरने के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिली है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ आके भरवाएंगे भाई आप कौन से जॉब में हो नहीं हो, और आप एनओसी जरूर लेके आए सब। और तो एक तो एनओसी होगी, और दूसरा कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कह रहे थे कि आसू जी की एक लेटर दिया जाएगा, उस लेटर में लिखा होगा कि आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वो आपको विद इन 7 डेज आपको आरपीएससी में जमा कराने होते हैं, ठीक है। तो आपको चिंतित, और यदि कोई फोटोकॉपी नहीं है किसी डॉक्यूमेंट की तो भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहां आपको बताया कोई वार्ड बॉय मिल जाएगा, ठीक है, वो जाके आपकी फोटोकॉपी करा के लेके आ जाएगा। तो आपको प्रेस, क्योंकि आप आरपीएससी में आपको एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, आप भावी सब इंस्पेक्टर, भावी आपको बताया सिविल सर्वेंट है, तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, वो हो सकता है कि इंटरव्यू हॉल के अंदर आप उसको कुछ परेशान किया जा सकता है, लेकिन बाहर आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अब इंटरव्यू हॉल के जैसे ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है ऊपर लाइब्रेरी में। हाँ लीजिए। उससे पहले मैं बताऊं एक क्या होता है, फोटो में दिक्कत आ रही है। अपन क्या फोटो पहले खिंचवा लेते हैं, किसी ने दाढ़ी सेट कर रखी हो आराम से, वो फोटो जाता है। तो आज एक जने को पूछा, फोटो उसने दाढ़ी में थी और आज आए तो सेविंग क्लीन थी। तो उनको पूछा कि आपके फोटो में कोई न कोई तो प्रॉब्लम लग रही है, आपको क्या लगता है क्या हो सकती है?
ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब ठीक है, नहीं नहीं, एक तो प्रॉब्लम है आप में कि सर शायद मेरे सेविंग उसमें है और या नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप नया फोटो खिंचवा लें। नया फोटो और नया फोटो फिर एक अच्छा भी नहीं लगता कि आप एक सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो और आप डिसिप्लिन फोर्स में जा रहे हो और आप बीएड में जा रहे हो, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। डिसिप्लिन फोर्स में जा रहा तो थोड़ा डिसिप्लिन लगना भी चाहिए, कि आप में झलकना चाहिए कि हम इस फोर्स के लायक है, डिसिप्लिन है। तो बीएड जो आपने पहले बना रखी है, ठीक है। कुछ लोग मैंने ऐसा भी देखा, हल्का क्रेज होता है, हल्की से आपका सेविंग रंग के जाते हैं, नेट एंड क्लीन जाए, क्योंकि आप डिसिप्लिन फोर्स में जा रहे हैं और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद तो रोज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से थोड़ा हैबिचुअल हो जाए। अब मोस्टली ये जो हमारे जो साथी है वो ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू हॉल के बाहर आपका 9वां नंबर था। देखिए 9वां नंबर था तो एक इंटरव्यू लगभग 10 से 15 मिनट चले, एवरेज मान के चले तो 9 का बाद लगभग इन्होंने 3 घंटे वेट किया होगा, 2-2.5 घंटे वेट किया है। अब इन्होंने 2-2.5 घंटे वेट किया तो इनके मन में क्या चल रहा होगा? सब एक एक कैंडिडेट 1 बाय 1 जा रहे थे, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? बिल्कुल मेरे को लगा कि अपना तो 9वां नंबर है, वैसे 9 नंबर मेरे फेवरेट भी है, तो मेरे को लगा आपने तो फेवरेट नंबर दिए हुए, 9 नंबर दिए हुए। अच्छा ठीक है, फिर 9वां नंबर है, मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ, 12 बज गए, 12:30 बज गए, अपनी तो बारी नहीं आ रही है। तो हमको सबसे लास्ट में ले जाए, हम 4 जने, तो हमको बोला कि आप बाहर आए, रूम के बाहर बैठे हम 4 जने। वो जा रहा कैंडिडेट, मैं उसका टाइम देख रहा हूँ, 15 मिनट चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है, मैं तो हालत खराब है। तो काफी पेशेंस रखना पड़ रहा है, लेकिन फिर लग रहा है अपने तो साथ सभी सही तो हो रहा है। अब मेरा फिजिकल सबसे लास्ट में था, इंटरव्यू लास्ट टाइम में 9वें नंबर पे आया, वैसे पेपर लास्ट में था, वो तो फायदे में रहा। तो बिल्कुल मेरे साथ जो हो रहा है वो काफी पॉजिटिव हो रहा था, तो मेरे को लगा पॉजिटिव। देखो इससे ये पता लगता है कि आप में कितना पेशेंस है। आप लास्ट कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट कैंडिडेट है, और आप में पैसेंस कितना है। और आप जानते हैं कि क्वालिटी में पूछा जाता है कि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, समझे। पैसेंस बहुत जरूरी है, भीड़ उग्र हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी पैसेंस की आवश्यकता होती है। अब जैसे आप ये बताओ कि जैसे आपका ये प्रोसेसिंग बताते हैं, कुछ स्टूडेंट के मन में ऐसा रहता है कि सर कैसे एंटर करें, वहां गेट कीपर होता है, गेट खोलने वाला, ठीक है, या खुद को ही खोलना पड़ता है। वापस बंद करते वक्त जैसे मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे लोग होते हैं, वहां कोई खोलने वाला नहीं होता मॉक में, ठीक है। आरपीएससी में कोई वहां पर खुद को ही बंद करना होता है या गेट कीपर बंद कर देता है, ठीक है। और यहां से वहां तक जाते हैं तो नमस्कार करना बेटर होता है, नमस्ते बोलना बेटर होता है, या फिर गुड मॉर्निंग बोलना बेटर होता है। मतलब क्या चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो दर्शक सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैं मेरा जब 9वां नंबर था तो मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि कब बारी आए, कब बारी आए। तो जब मेरा जो आगे वाला जस्ट 8वां कैंडिडेट था वो अंदर चला गया, तो जो बाहर बैठे थे अंकल वो पानी लेने चले गए। अब मैं टेंशन में कि मेरी बारी आ गई तो मैं अंदर कैसे जाऊँ, गेट कैसे खोलना है, या फिर किसको बुलाएंगे, मैं अंदर जाऊँ और समझे कि यही अंकल है क्या। आज अंकल चेंज कैसे हो गए। तो मेरे को डर, मैं बार बार पानी वाले अंकल को देखूँ कि आओ आओ जल्दी आओ, वो इंटरव्यू दे के कहीं आ गया तो मैं बाहर निकल गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो वो पानी लेने गए, लेकिन उनको पता रहता कि 10 मिनट तो चलेगा। फिर वो थोड़े बाहर बैठे थे, हमारा इंटरव्यू का रूम थोड़ा अंदर था। तो गेट मैंने देखा कि जब जस्ट मेरे जो आगे कैंडिडेट गए थे एक, वो बाहर आए तो गेट खुला रह गया, अपने आप क्लोज हुआ ही नहीं। तो वो मेरे माइंड में पहले से आ गया कि नहीं, आना है तो अपने को गेट बंद करके आना है, भले ही अपना इंटरव्यू अच्छा हो, लेकिन लास्ट में अपना ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ये चीज़ पहले से रियलाइज कर ली थी कि गेट अपने आप बंद नहीं आ रहा है और अपने को बंद करना है। और अंकल तो काफ़ी दूर बैठे, वो पानी लेने गए तो फिर बंद कौन करेगा। तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एक गेट खोलने के लिए गेट कीपर होता है, ठीक है। गेट खोलने के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, गेट कीपर होता है, ठीक है। आप चाहे तो वो गेट खोल देता है, आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मन के लोगों के मन में विचार, गेट खोलते ही चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन सामने होता है, गेट खोलते ही, ठीक है। तो क्या गेट खोलते ही अपने को नमस्ते या गुड मॉर्निंग प्रहार कर देना है, या थोड़ा आपको होता है रूम के अंदर जाके सभ्य तरीके से उनको अभिवादन करना है? बिल्कुल, मैं भी अंतिम लड़ाई लड़ने गया था, मैंने कहा आज तो जाते ही अपना फाइनल करके आएंगे। लेकिन जैसे गेट खोला तो पहले डायरेक्ट पूछा कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आइए। चलते चलते जैसे अंदर ज़्यादा अंदर कुर्सी थी नहीं, पास में ही थी, कम ही डिस्टेंस, तो नमस्ते कर लिया। 4 मेंबर्स थे, जाते ही टाइम ही पहले से अपने तो मेंबर्स के फोटो देख रखे थे, बाबूलाल जी कटारा बैठे थे, ठीक है, अंदर साइड सवाई सिंह गोदारा साहब थे और 2 मेंबर्स थे। तो ग्रीटिंग तो काफ़ी ठीक रही, नहीं सर ही थे। तो अच्छा, कई बार होता क्या, कई बार सर और मैम में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, सर को मैडम बोल देते, मैडम को सर बोल देते हैं, हो जाता कई बार। अब जब अपना प्रैक्टिस नहीं होता है तो जब मैम कोई क्वेश्चन पूछती है तो आपको होता है मैम बोलते हैं, थोड़ी देर में सर पूछ लेता है तो उनको भी मैम निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपके फेवर में अच्छा था कि सारे के सारे सर ही थे।
हाँ, बिल्कुल, मेरे को भी लगा कि कहीं मैम और सर मैं परेशान नहीं हो जाऊँ। मेरे से जस्ट आगे कैंडिडेट उन्होंने बोला मेरे को तो ज्योग्राफी काफ़ी पूछ रहे हैं, मेरे को लगा मंजू शर्मा मैम है। तो मैं भी कन्फ्यूज़ था कि नहीं मैम को मैम बोलना है और सर को सर बोलना है। लेकिन जैसे अंदर गए तो सारे सर ही थे, तो मैंने कहा ये तो ठीक हुआ। काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील हुआ और इतना मतलब मुस्कुराते-मुस्कुराते व्यवहार कर रहे थे कि अपने को लगा कि वास्तव में बहुत फैमिलियर साइड। फैमिलियर टाइप में। पहले यूँ डर रहता है, मैं बाहर बैठे-बैठे यूँ सोच क्या नहीं कहेंगे, बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन अपन 100 मीटर की रेस करते हैं तो पहले कैसे करते हैं, और जब दौड़ होती है और कंप्लीट जाता है तो पता लगा कि रेस हुई है कि नहीं हुई है, वही वाली हालत थी। अब मैं जब बाहर आया तो मेरे को दोस्त बोले कि कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला, मैंने कहा साहब पता ही नहीं रहता है अंदर जाने के बाद टाइम क्या हुआ है। गेटकीपर ही, वो गेटकीपर को अपन कह देते हैं कि भैया देख लेना मेरा कितना चले, तो वो बता सकता। अपने को तो कुछ आइडिया नहीं होता है, वहां 10 मिनट क्यों 20 25 मिनट 30 मिनट कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो वो तो बाहर जो गेटकीपर होता है उनको बता दे भैया मैं जब एंटर करूं और एग्जिट करूं तो थोड़ा मोटा मोटा बता देना कितने मिनट चला है। तो आपसे बाबूलाल जी कटारा का बोर्ड था, क्या क्या पूछे गए आपसे क्वेश्चन, जो बेसिकली क्वेश्चन है वो क्या, और मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और आपका बोर्ड का व्यवहार भी बहुत फेमिलियर टाइप था। और वैसे बोर्ड का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना रेस्पॉन्ड करते हैं। यदि आप अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बताएंगे कुछ है दर्शकों को, इनके मन में भी चल रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जब बाहर आया तब तो पता लगा कि क्वेश्चन क्या पूछे तो वही याद नहीं है। लेकिन घंटे 2 घंटे आपके साथ बैठे फिर पता किया कि नहीं नहीं क्वेश्चन तो सारे याद आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल याद नहीं थे। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे को पूछे अच्छा 10th कहाँ से हुई है, तो मैंने कहा भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर से हुई है। फिर पूछा फिर 12th, मैंने कहा नवोदय हुई। फिर तो इंटरव्यू वहीं हो गया। अच्छा, नवोदय चला गया। पूरा नवोदय पे उन्होंने पूछा भाई सिरोही में क्यों गए, आप तो जालोर से हो, हम्म, सिरोही नवोदय कैसे है, तो मैंने 10th के बाद में मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था, सिरोही नवोदय में गया। हम्म, तो फिर आप जालोर से सिरोही गए, मैंने कहा हाँ सर। तो मैंने पहले नाम लिया था जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदरी। हाँ, उन्होंने कहा ये कालंदरी कहाँ पे है, हाँ, "सर, ये तो सिरोही में है।" हाँ, अच्छा आप सिरोही में पढ़े हो, आप जालोर में भी पढ़े। हाँ, तो फिर ग्रेजुएशन, मैंने कहा सर वो यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेजिएट की है। नॉन कॉलेजिएट कर लिया, आपके फर्स्ट डिवीजन है, मैंने कहा सर है बहुत बढ़िया आपकी रहे। ठीक है, तो उन्होंने फिर नवोदय मतलब बाबूलाल जी सर ने तो पूरा मेरा जो प्रोसेस है ना वही नवोदय कब बने थे, हाँ, किसने बनाए, कौन पीएम थे, इनिशिएटिव लेके बनाया, इसके उद्देश्य क्या है, जैसे नवोदय के उद्देश्य है उत्कृष्टता, समानता और सामाजिक न्याय, तो ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में पूछा। रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस होता है, सिक्स एडमिशन कब कब होते हैं, जैसे 6th में, हाँ, 8th में, 10th के बाद, तो एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद को रेजिडेंसी स्कूल होते हैं तो महिला मतलब गर्ल्स है वो भी अंदर रहती है क्या, मैंने कहा हाँ सर। तो कैसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है, बिल्कुल। तो नवोदय और अदर स्कूल में क्या खास अलग अलग क्या डिफरेंसेस रहता है उसके बारे में। फिर मेरे को पूछा इसका नवोदय विद्यालय नाम है तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय है तो ये क्यों पढ़ा, मैंने कहा सर अपने जो पहले प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल जी नेहरू उनके नाम पे ये पढ़ा। तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऑप्शन दिए, मैंने कहा सर ये तो फर्स्ट थे। अच्छा फिर इन्होंने बनाए किसने, वो देख किस प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी, याद नहीं। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, कोई बात नहीं याद नहीं तो हम बाद में पूछ लेंगे लेकिन आप तब तक सोच लेना, मैंने कहा बिल्कुल सर। तो वही पूरा चला। फिर नवोदय के एक्सपीरियंस को आप पुलिस में कैसे यूज करोगे उसके बारे में भी मेरे को पूछा। हाँ जैसे हम वहाँ रह रहे थे तो वही लाइफ थी पूरी नवोदय में, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो उसके बारे में भी था। नवोदय के स्थापना के उद्देश्य वो पूरे हो गए। तो कुल मिलाकर जो बाबूलाल जी थे उन्होंने मेरे को पूरा का पूरा नवोदय ही चला, मेरा ग्रेजुएशन तक तो गया ही नहीं, 12th में ही खत्म हो गया। नहीं, बेसिकली बात क्या कि इन्होंने क्लू दे दिया बीच में, और ये एक स्मार्ट जो कैंडिडेट होता है ना उसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि वो बीच में क्लू दे देता है, तो इंटरव्यू बोर्ड को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट जो कैंडिडेट होता है ना, वो जैसे आशु जी चौधरी है, इन्होंने क्या करा बीच में क्लू दे दिया, 12th करते ग्रेजुएशन पूछा कि सर मैंने जवाहर नवोदय से किया है, तो इनका इंटरव्यू यू टर्न हो गया। तो ये कुछ चीजें होती है जो बीच बीच में पता भी नहीं चलना चाहिए अगले को, ठीक है, और अपन कुछ क्लू दे दें, ठीक है, यानी लो फुल टॉस गेंद पे भी छक्का लगा दे, ये सिचुएशन थी। उसके बाद जैसे आपसे नवोदय के बारे में, उसके बाद दूसरे मेंबर ने आपसे क्या पूछा होगा। बिल्कुल, पहले सुबह जब मैं गया तो पूरा करंट वरंट तो पढ़ के गया था, सब्जेक्ट भी पूरी देखी मैंने, जो मेरी पीडीएफ बनाई थी ऐसे मार्गदर्शिका वाली उसको तो पूरा याद ही था। तो मेरे को भी पहले तो डाउट था कि कहीं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो अपन वैसे सेफ तो है ही, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स आए तो उन्होंने मेरे को डिस्ट्रिक्ट, जैसे उनको पता लगा कि ये 10th जालोर से किया है तो इनका डिस्ट्रिक्ट है जो जालोरी है, तो उन्होंने मेरे को फिर पूछा कि जालोर के इनकम सोर्सेज क्या है। तो मैंने कहा सर ग्रेनाइट है, उसके अलावा जो नर्मदा नहर आई है तो यहाँ कृषि से संबंधित भी काफ़ी सोर्सेज हो गए हैं सर, फूड सिक्योरिटी वगैरह, तो ये भी हुए। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को एसीबी, आईबी, एसएसबी, आईटीबीबी वगैरह ये क्या होती है उसके बारे में मेरे को काफ़ी पूछा। उसके बाद में जो संवेद शिखर है
ये इन्होंने एक कहानी बनाई थी कि काफ़ी टाइम पहले एक ऐसा हुआ था कि काफ़ी जैनों में भारी विरोध हुआ था, वो भी एक बार आंदोलन के लिए आए थे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? मैंने कहा हाँ सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो फिर क्या मुद्दा था वो? तो मैंने कहा सर संवेद पर्वत। तो कहे नहीं नहीं संवेद पर्वत तो नहीं था। तो फिर मैंने कहा सर संवेद शिखर, मैं कंफर्म नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं वो संवेद शिखर था। कंफर्म? मैंने कहा कंफर्म। फिर उन्होंने थोड़ा करंट का इश्यू उठाया, जैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे किस देश में हुई? नई दिल्ली में हुई है। तो कितने गोल्ड मेडल जीते यार? वैसे फैक्चुअल था ये। तो कौन कौन थे आपको पता है क्या नाम? मैंने कहा सर नाम तो पता नहीं है, लेकिन जैसे लवनीना बहन ऐसा था, मैंने वो तो मेरे को तो एक ही नाम याद है, वो काफी पॉजिटिव थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो सेकंड मेंबर्स ने ये तक देखिए आपने ये पढ़ी होगी, ठीक है, ये पीछे जो बहुत सारे सब इंस्पेक्टर हैं पिछली वैकेंसी के सिलेक्टेड, उनकी फोटो है। और सामने इधर ऐसा ही इंटरव्यू, ऐसी बुकलेट आपने पढ़ी होगी या प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है। और इधर लिखा होगा देखो हरपुल रणवा और आसूराम चौधरी, ठीक है। ये इन्होंने ये पीडीएफ बनाई थी। इन्होंने ये पीडीएफ इसलिए बनाई, बहुत सारे कैंडिडेट के पास पुलिस का या इंटरव्यू को कोई मैटर नहीं था, ठीक है। मॉक इंटरव्यू दिए बहुत सारे लोगों ने, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, तो ये बुकलेट निकाली थी। और ये कह रहे हैं, ये संकल्प ले रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे कि यदि मेरा सब इंस्पेक्टर में, देखो डेफिनेटली होगा सिलेक्शन, तो यदि सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाता है तो जो आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थी, ठीक है, वो उनके लिए हम सब इंस्पेक्टर की एक इंटरव्यू की बुकलेट निकालेंगे, ठीक है। अभी से हम संकल्प कर लिया है, ठीक है, कि आगामी, ठीक है, इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने बाद, ठीक है, जो आगामी वैकेंसी आएगी आने वाली सब इंस्पेक्टर की अगले महीने, तो उसके लिए एक इंटरव्यू की बुकलेट स्पेशली सब इंस्पेक्टर, जैसे आरएस की आती है ना इंटरव्यू की बुकलेट, सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की बुकलेट निकालेंगे। तो ये आज संकल्प है, ठीक है। जब लिस्ट आ जाए तो नंबर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको आगामी इंटरव्यू में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आगामी इंटरव्यू जब होगा, ठीक है, तो ये इंटरव्यू का जो अनुभव है वो आपके बहुत काम आएगा आगे भी, ठीक है। और बुकलेट जो निकालेंगे वो बुकलेट भी आपके लिए बहुत काम में आएगी। और अब जैसे ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट थे आपके, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? फिर थर्ड मेंबर थे, उन्होंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछी कौन कौन सी। मैंने कहा सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो थी नहीं, सॉरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। मेरे क्या हिस्ट्री है तो ठीक, लेकिन थोड़ी कमजोर है। मैंने कहा कहीं फैक्चुअल आ गए तो अपने को तो सन तो याद ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ पॉलिटी से स्टार्ट किया। तो मैंने कहा पूछा कि मौलिक अधिकार जानते हो? मैंने कहा कितने हैं? मैंने कहा 7 थे, अब 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मैंने कहा 11 है। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की नहीं करते? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल, ये अब सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग अधिकार तो चाहते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। लेकिन हम यदि कर्तव्य को पहले रखें और अधिकार को बाद में रखें तो काफ़ी सर चेंजेज हो जाएगा और काफ़ी भारत अपनी ऊंचाइयों को ले जाएगा। तो ये बात हुई। तो उन्होंने मेरे को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा। तो ये उनका तो एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। तो इनसे पॉलिटी से क्वेश्चन हो गए ग्रेजुएशन में, करंट अफेयर से जैसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाला क्वेश्चन हो गया, एक समेत शिखर वाला हो गया। हॉबी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आपसे? मेरी हॉबी तो सबसे यूनिक थी, ग्राफिक डिजाइन करना। मैंने 12-13 मॉक दिए थे, एक आदमी ही कोई पूछा था कि ये क्या होता है। हाँ, ज्यादा अनुभव नहीं होता ना, कई बार अनुभव नहीं होता है तो उसके बारे में वो अवॉइड कर देते, पूछते नहीं। बिल्कुल, मेरी हॉबी सबसे यूनिक थी। उनको लगता है कि इसमें तो पूछे ही क्या, होता क्या, ये तो आज की फ्यूचर। तो हॉबी ऐसी रखनी चाहिए जिसपे 2-3 मिनट आपके निकल सके, ठीक है, आप इंटरव्यू को 2-3 मिनट आप चला सके। हॉबी या तो या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं का मतलब ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको होता है वो पूछे ही नहीं, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं हो या उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। जैसे मेरी हॉबी थी हैंडबॉल खेलना, तो अब हैंडबॉल से कम लोग परिचित होते हैं। यूरोप में तो बहुत खेलते हैं लेकिन एशिया में प्रचलित नहीं है इतना, तो उन्होंने स्किप कर दिया। लेकिन दूसरी मैंने हॉबी बताई थी संविधान को पढ़ना, ठीक है, तो उस पर आगे तो एक ऑप्शनल भी आप रख सकते हैं, हॉबी में 2 रख सकते हैं। तो एक हॉबी ऐसी है जिसके बारे में कुछ नहीं पता हो, एक हॉबी जिसके बारे में पता हो और आपके 2-3 मिनट उस हॉबी पर निकल जाए। बिल्कुल, आपकी हॉबी तो शानदार थी। आपकी तो खुद की बुक आती है राजस्थान संविधान की, तो आपने तो हॉबी को अपने वे में मोड़ लिया था। तो मेरे को हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। होता क्या है कि अपन जब मॉक देते ना तो उसमें तो अपने को भरवाते कि आपकी हॉबी क्या है, और उनके पास होता, यहाँ कोई भरवाते नहीं है। यदि उनके मन में आया, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन की क्या क्या जाता है उनके पास, ठीक है, बोर्ड के पास एक जो स्लिप जाती है उसमें क्या क्या जाता है वो भी बता दीजिए आज। उसमें ओनली फॉर 10th ईयर परसेंटेज और 12th ईयर और परसेंट, स्कूल का तक नाम नहीं था उसमें, ना कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम था। वो तो अपने को पूछते 10th कब हुई, तो अपन कह देते उसके साथ में ऐड कर लेते, मतलब एक क्लू दे देते। बाकी ऐसा होता नहीं, अपन कह सकते हैं सर 2013 में 61, तो ऐसे थोड़ा सही भी नहीं लगता। लेकिन अपन वो रहता ऑलरेडी, जैसे मैंने नवोदय बताया तो वो काफी सही रहा, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है इसके बारे में। तो कहने का मतलब है उसमें आपके 10th
ट्वेल्थ उनके परसेंटेज और ग्रेजुएशन और उसके परसेंटेज और उसका ईयर, कौन से ईयर में क्या है, यही जानकारी जाती है। उसमें कोई हॉबी मेंशन नहीं होती आपके, आजकल हॉबी मेंशन नहीं करवाते। वो इंटरव्यू पे बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो हॉबी पूछे या ना पूछे, तो हॉबी मेंशन नहीं होती, चिंतित नहीं होने की जरूरत नहीं है। सर मेरी, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी तो हॉबी है ही नहीं, ठीक है तो क्या बनाए, तो ऐसे आपको प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। हॉबी है तो नेचुरली बता दो, नहीं है तो कह दीजिए कि सर मैं इतना व्यस्त था, ठीक है, या अभी स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं या और कोई जॉब में है, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में अवॉइड कर सकते हैं। फिर फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने मेरे को पूछा आप गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो? मैंने कहा सर मैं तो गांव में रहता हूँ। तो गांव में तो पुलिस आती है तो लोग डर जाते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल, कोरोना से पहले से तो था, लेकिन कोरोना के बाद ये चेंज हो गया। हो गया कोरोना ने। मैंने कहा सर कोरोना के टाइम में जो थी ना, वो सामुदायिक, जो लोग जब घरों के अंदर थे तो पुलिस बाहर फर्ज निभा रही थी, तो उसके प्रति जो लोगों की अब जो पॉजिटिविटी हुई है ना, वो सर बहुत चेंजेज हो गई है। कोरोना में जो पुलिस है, अपन स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, स्मार्ट में जो एस है सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट, तो मैंने कहा साहब कोरोना से पहले जो पुलिस है, जो अब उसके बाद है, जो सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट भी नजर आ रही है, वो कोरोना के टाइम पे भी नजर आई। उसके बाद जो मेरे को पूछा तो फिर क्या क्या चेंजेज हुए कोरोना के बाद, तो मैंने कहा सर पुलिस है जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुई है। उसके बाद जो अपन सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है पुलिस में, सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट पुलिस नजर आई है। पुलिस में जो अपन सीएलजी मेंबर्स वगैरह की बात करते हैं, ग्राम वो रक्षक उनकी बात करते हैं, तो वो काफी बढ़ा है, पहले की बजाय बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, तो मैंने कहा सर ये पॉजिटिव चेंज है। तो थर्ड मेंबर ने उनको बहुत वेरी गुड शानदार बोला। फिर चलिए, तो एक और विचार इन बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच रहता है कि आशु जी के 300 प्लस नंबर है, ठीक है, और तो ये विचार रहता है कि सब इंस्पेक्टर में सेफ स्कोर क्या है, जो आगे तैयारी करेंगे अगले साल, ठीक है, सेफ स्कोर क्या है, जो अभी वैकेंसी आने वाली भाई क्या स्कोर करेंगे सेफ है। तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा इनसे भी पूछेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि यदि आज सब इंस्पेक्टर में यदि आप सेफ स्कोर ढूंढ रहे हो, ठीक है, आगामी देखो वैसे तो पेपर पे वेरी करता है कि पेपर इजी आता है या हार्ड आता है, लेकिन सेफ स्कोर की वेरी करता तो 310। पहले 2016 वाली वैकेंसी हुई थी तब लोग कहते थे 300 स्कोर लेके आ जाओ, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब ये जो हो गए इस बार 300 प्लस वाले थोड़े सेफ है, 305-10 वाले, ठीक है, यानी 300 प्लस वाले सेफ है, ठीक है। अब जो यहां पे लग रहा है, ठीक है, कि आगामी में तो 310 के साथ आप दावे के साथ कह सकते हो कि इंटरव्यू में मुझे 18-20 नंबर भी देंगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी ओपिनियन ये है आगामी के लिए, ठीक है, ये तो रिजल्ट बताएगा, ठीक है। आशु जी के पास काफी गैदरिंग भी है, जुड़े हुए लोग भी है, तो आशु जी इस वैकेंसी में क्या मेरिट रहने की आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या अनुमान कहता है, आपका आइडिया क्या रहेगी? बिल्कुल साहब, मैंने तो ये पीडीएफ को सेल किया, तब मैंने लोगों को पूछा कि मेरे को आप नंबर बताओ, लेकिन काफी जने तो नंबर बताते तक नहीं है। तो मैंने, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम, फिर अपने ग्रुप भी बनाया कि 300 प्लस कितने लोग हैं, तो उसमें मुश्किल से 130 जने लोग जुड़ पाए। तो ऐसा नहीं है, जब मैंने भी तैयारी की ना, तब मेरे को लगा 300 नंबर आया तो अपने तो सेफ है भाई। तो यही मन में था। मेरे साथी है हरपुल जी, उनके 270 नंबर थे पिछली बार, उनके इंटरव्यू में 31 नंबर आए, 301, 171वीं रैंक लगी और उनका चयन हो गया। तो अपने को तो लग रहा था कि इंटरव्यू समय 301 मेरिट है, पोस्टें भी कम है, तो इस बार तो पोस्टें भी ज्यादा है, तो 301 नंबर आएंगे तो अपने तो पार पड़ जाएगी। लेकिन मेरे 301 नंबर भी आए, सीटें ज्यादा है, लेकिन उतने ही गुने ज्यादा पास हो गए, उससे ज्यादा तो ज्यादा डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोरोना के बाद अपन देखें तो मेरिट पे जरूर असर पड़ा है। लोगों ने अच्छी तैयारी की है। पहले जो मेरिट 207 पे गई थी वो 235 पे गई, सीट भी बढ़ी है। और 13 और 14 और 15 को पेपर हो गया। मेरे 301 नंबर थे, लेकिन 15 को पेपर हो गया, तो पॉजिटिव तो मेरे प्रति तो रहा है। लेकिन ऐसे देखें तो इसकी बजाय यदि एक दिन एग्जाम हो तो मैं मानता हूँ कि 310 305 नंबर सेफ है। हाँ, यदि वन डे एग्जाम हो तो 305-10 स्कोर सेफ रहेगा आगामी। तो आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, हिंदी में आप मोटा मोटा मान के चलो, हिंदी में आप 85 क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं, हिंदी में आप 85 क्वेश्चन कर लो, जीके में आप, ठीक है, 80 के समथिंग % कर लो, ठीक है। तो ये मोटा मोटा भी एवरेज रहेगा, 310 पहुंच जाओगे आप, 80 और 85। यदि आपको इसमें भी पेपर यदि मतलब अच्छे लेवल का है, यानी मॉडरेट लेवल का है, टफ आएगा थोड़ा और कम हो जाएगा, इजी आएगा थोड़ा और ग्राफ बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा आप चाहते हो कि जीके हमारी थोड़ी वीक है, ठीक है, क्योंकि जीके में इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनको यदि आप इकोनॉमिक्स छोड़ दो, साइंस टेक छोड़ दो, मैथ छोड़ दो, तो फिर ये स्कोर कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल, मैंने जब अपने आंसर की आई जो जीके की, मैं तो आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ, मेरे साइंस रही हुई नहीं है, तो करंट भी मैंने पढ़ा जैसे, लेकिन जो साइंस मैथ है उसमें आतंक है। लेकिन मैंने जब तैयारी की ना, तो साइंस मैथ को कंटिन्यू रखा। मैथ्स तो आपने कंटिन्यू पढ़नी है, एक टाइम फिक्स कर दिया। मेरे को रीजनिंग कंटिन्यू पढ़नी है। तो आप बात नहीं मानोगे, जो 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे वो जीके के थे, उसमें मेरे 9 गलत थे। लेकिन पीछे के जो 50 क्वेश्चन थे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट,
उसमें मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत थे, टोटल 11 क्वेश्चन ही गलत हो पाए। तो काफ़ी पॉजिटिव रहता है, मैथ्स आपकी अच्छी हो तो उसमें रॉन्ग होने के चांस ही नहीं है, रीजनिंग अच्छी हो उसमें गलत होने के, लेकिन मेरे जीके है, मेरे जीके में अच्छी तैयारी है, लेकिन गलत हो सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रेशर ही अच्छा रहता है ना। प्रेशर अथा है, जीके का अथा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपके मन में ये भी आ रहा है सर हम कौन कौन सी बुक्स पढ़े। वैसे मैंने पिछले वीडियो में, आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे इसी पे प्ले लिस्ट में, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक लिस्ट क्या क्या है। वो सब इंस्पेक्टर और आरएस का सिलेबस सेम ही है, तो आरएस प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस सेम ही है, तो दोनों बुक्स आपको आरएस प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर के लिए एक जैसी काम आ जाएगी। अब और आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, ये भी हर विद्यार्थी की ये जानता है कि आपने भी कौन कौन सी बुक्स पढ़ी होगी, या कौन कौन सी बुक रिकमेंड करने चाहोगे बच्चों को। बिल्कुल, बुक्स के लिए तो ऐसा है कि जीके में मेरे कोचिंग के नोट्स पढ़े थे मेरे पास, तो मैंने तो काफ़ी बार उनको ही रिवीजन किया। करंट के लिए मैंने जरूर, देखो करंट कंटिन्यू रहना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो, करंट में आपका स्कोप ऐसा है कि गलत नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो एकदम ओके, तो करंट को कंटिन्यू पढ़ा है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो वो कंटिन्यू, 3 महीने मैंने तैयारी की, लेकिन रात को जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ओनली फॉर मैथ्स, रीजनिंग और करंट, ये 3 महीने का शेड्यूल था, उसमें कंटिन्यू, मतलब जो सिलेबस, जैसे मान लो परसेंटेज हो गया तो क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन आओ, लेकिन वो पूरे के पूरे रेडी रखे। जैसे राजस्थान में थोड़ा अभी देखे तो राजस्थान से जो पॉलिटी से लेके मैटर नहीं था, लेकिन उसमें आपकी बुक मिल गई मेरे को, तो वो भी काफी सही रहा। तो कुछ कुछ बुकें हैं जो मार्केट में नहीं है, लेकिन वो यूनिक बुक लगती है। हमारी राजस्थान पॉलिटी की बुक चल माल मचा रही साल 1.5 साल से, ठीक है। ये कोविड के दौरान जब मुझे महसूस हुई आवश्यकता आरएस मेंस की, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आरएस मेंस की, तो थर्ड पेपर में मेंस में राजस्थान पॉलिटी के लिए कोई ऑथेंटिक मैटर नहीं था, ठीक है। तो उस समय मुझे महसूस हुई इसकी आवश्यकता, तो मैंने ये राजस्थान पॉलिटी की बुक लिखी, और ये साल भर में लगभग 1.5 साल हुआ बुक को लॉन्च हुए, 5वां संस्करण चल रहा है, धमाल मचा रही है। लगभग आप लोग जो साथी देख रहे हैं आपने भी पढ़ी होगी इसको। राजस्थान पॉलिटी स्पेशल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे बेटर आज तक, यानी पिछले अभी 2021-22 में जितने भी एग्जाम हुए सारे इसी बुक में से पूछे गए। बिल्कुल, लास्ट में मेरे को आता आता एक क्वेश्चन पूछा सर ने, बाबूलाल जी कटारा वापस बोले कि आप एक ऐसा एक बार इमेजिन करो कि देश में पुलिस है नहीं, तो आपको क्या लगता है। तो मैंने उसमें गांधी जी का एक कोटेशन मेरे को याद था, मैंने कहा सर मैं वो बताना चाहूँगा। बोलो कि सर गांधी जी ने कहा था कि एक सेना के बगैर तो मैं राष्ट्र की कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मैं पुलिस के बगैर एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकता। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि शानदार। क्योंकि पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि पुलिस के बिना इंटरनल सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, और सबसे बड़ी चीज इंटरनल सिक्योरिटी है। एक्सटर्नल तो अपन फिर भी मैनेज कर लेंगे सब मिलके, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब जो आगामी प्रतियोगी, जो आगामी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग सेम ही है, क्या सजेशन, क्या सुझाव देना चाहोगे। सजेशन तो यही है कि वैकेंसी का वेट करना नहीं अपने को, कंटिन्यू, यदि किसी के पास आपका कोर्स पड़ा है तो वो कंटिन्यू रीड करो, वैकेंसी तो कभी भी आ जाएगी, उसके बाद तैयारी नहीं होती। जैसे अपनी फरवरी आई, फरवरी 2021 में वैकेंसी आई, उस टाइम कोविड का माहौल था, अपने को लगा दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन सितंबर में एग्जाम हुआ। तो एग्जाम की कोई सर्टेनिटी थोड़ी नहीं, एग्जाम कभी भी हो जाएगा, वैकेंसी तो आनी ही है, आज नहीं आओ तो साल भर बाद आओ, लेकिन आनी तो है, लेकिन आपको तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। आप तैयारी पहले नहीं कर पाओगे, लेंथी सिलेबस है, इतना लेंथी सिलेबस है, आप सोचो कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दें, हो सकता है मई में वैकेंसी आ जाए, तो तैयारी अभी से शुरू कर दें। सर तैयारी के लिए कहां से पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मेरा खुद का ऑनलाइन कोर्स चलता है मैया पाठशाला पर, मैया पाठशाला ऐप है, उसमें मेरा आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको नीड है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप हमारा ही ज्वाइन करें, आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैया पाठशाला पर, ठीक है, इसमें हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, सब इंस्पेक्टर का, पीएसआई का। और आप जानते हैं डॉक्टर के.आर. मैया सर को जानते होंगे, इनकी हिंदी की बुक आती है, डॉक्टर के काफी अच्छी बुक आती है, डॉक्टर के.आर. मैया की हिंदी की बुक आती है, वो हिंदी पढ़ाते हैं। इस मैया पाठशाला में सब इंस्पेक्टर कोर्स में डॉक्टर के.आर. मैया सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, और जीके वाला पार्ट मेरे और आपको पता है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो वहां आप सब इंस्पेक्टर की ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं। और कौन कौन सी बुक्स लिस्ट हमने वीडियो बना दिया पिछले लेक्चर में, आप बुक लिस्ट कौन कौन सी पढ़नी चाहिए वो जाके देख लो, ठीक है, बुक लिस्ट भी हमने बता दी, ठीक है। और अब जो आगामी जो इंटरव्यू देने आएंगे, ठीक है, लगभग 21 इस चरण समाप्त होने के 21 हो जाएंगे, हाँ, मतलब 1000 बजेंगे, या ना मिड मई तक वेट करो, ठीक है, जो इस चरण में इस प्रोसेस से गुजरे, मिड मई के समथिंग रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा की यानी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं आखिरी संदेश में ये देना चाहूंगा, ठीक है, यानी इस वीडियो का जो अंतिम संदेश है कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। और साइंस टेक्नोलॉजी,
ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल आजकल यूनिक पूछा जा रहा है, बहुत डिफरेंट लेवल का। सेकंड एंड फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा आरएस में बहुत डिफरेंट लेवल की पॉलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। और संविधान का ओरिजिनल बेयर एक्ट है ना, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मैथ और साइंस और रीजनिंग और अलग अलग इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, वो छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको तो मार्क्स नहीं बनेंगे। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो एक पार्ट है, लेकिन इसके अलावा वो पार्ट भी होना जरूरी है। और आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, अब तो जो इंटरव्यू हो गया है, अब तो जो आगे की प्रोसेस होगी वो बाद में ही पता लगेगी। इसके बारे में जो एक कोटेशन है उसमें मैंने पढ़ा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप पत्थर, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पत्थर पानी, पांडव आवे कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मतलब ये है कि हमने हमारे कर्म कर लिए, ठीक है। आशीष जी का कहना है कि हमने हमारे कर्म कर लिए, अब रिजल्ट क्या आएगा वो आप देखिए आगामी बताएगा, आगामी आपको दिनों में बताएगा। लेकिन हमने हमारे कर्म कर लिए, और जब किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास होने लगता है कि मैंने मेरे कर्मों में, मेरे परिश्रम में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है, तो एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन जो मिलता है ना, वो असफल होने के बाद भी मिलेगा, और सफल होने के बाद तो उसका, ठीक है, अंदाज ही कुछ अलग होगा। बिल्कुल, लास्ट 2018 में भी मैंने दिया था एग्जाम, लेकिन उस टाइम पेपर में नंबर कम थे। मेरे साथी हरपुल जी, उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे को लास्ट में पूछा कि आप 2018 में ग्रेजुएशन कर दिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं। मैंने 2018 में एग्जाम दिया था, लेकिन उस फाइनल रूप से नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने कहा, मेरे साथी थे हरपुल जी, उनका चयन हो गया था, तो मैंने सर कंटिन्यूटी रखी। तो क्या आपकी इतनी कंटिन्यूटी रह गई? मैंने कहा सर मैंने तो की तो है ये कंटिन्यूटी। चलो साथियों, और कोई आपके सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जीके पॉइंट राहुल, वहां पर अपडेट मिलता जाएगा। कोई भी सब इंस्पेक्टर से वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट है तो वहां पर मिलता जाएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आशु जी भी आपके उस कमेंट्स का जवाब दे देंगे। देना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।